नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर पशु परिचर से संबंधित क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। आज की क्लास अपनी मॉडल टेस्ट पेपर 7 के साथ रहने वाली है। इससे पहले अपन 6 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके उसके चैनल के उसमें जाना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के उनको ज़रूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो 1, 2 और 3 दिसंबर को रहने वाला है। अब आपके पास समय बहुत कम है साथियों, और इस कम समय में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो आप हो सके इतना अभ्यास कीजिए। क्या कीजिए? अरे अभ्यास कीजिए। अगर अभ्यास करते हो तो आप निश्चित तौर पर सफल होगे और एक सीट आपकी पशु परिचर भर्ती में तैयार है आपके लिए। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने ईमानदारी से अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और वीडियो में आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। अगर आप 20 प्लस करते हो ना तो समझ लीजिए कि आपकी एक सीट पक्की है। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखना। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन साथियों से मैं एक कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो। अपने चैनल पर आपको शानदार कंटेंट, परीक्षा के लेवल का कंटेंट देखने को मिलता है। फालतू चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, सिलेबस पर आधारित चीज़ें अपने चैनल पर मिलेंगी। बाकी फालतू सिलेबस से बाहर चीज़ें हैं आपके काम की नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो सिलेबस को देखो और उसके अनुसार पढ़ाई करो। चलिए तो साथियों, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। मैं हर बार बोलता हूं विद्यार्थियों की सबसे पहली प्राथमिकता अपनी प्रश्न को पढ़ना है। अक्सर हमारी गलतियां यही होती हैं कि हम प्रश्न को नहीं पढ़ते और गलत करके आ जाते हैं। फिर बाद में अपन को पछतावा होता है कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेता। ठीक है ना? तो तैयारी ज़बरदस्त रखनी है। अभ्यास की गारंटी मेरे ऊपर छोड़िए, अपने चैनल से जुड़िए। इतना अभ्यास करा दूंगा, इतना अभ्यास करा दूंगा कि कोई सा भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है ना? बशर्त आपको आपका 100% देना है, क्लासों को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है ना? चलिए प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। देखिए 4 शिखर आपके सामने दे रखे हैं, नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ और नागपाल। देखिए आप सभी को याद होना चाहिए कि आपकी कौन सी, अरे एक तो आपकी है कौन सी, नागपानी पहाड़ी। कौन सी? नागपानी पहाड़ी। और एक आती है आपकी लीलागढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई? लीलागढ़ पहाड़ी। अब अगर आपने राजस्थान का मैप देखा होगा भाई, कौन सा, इस प्रकार से अपने राजस्थान का मैप है, और अगर राजस्थान का मैप देखा हो तो आपका जो अरावली का दक्षिण भाग, यहाँ से तो आपकी अरावली गुजरती है और ये आपके अरावली का कौन सा भाग है भाई? दक्षिण भाग है। और इस दक्षिण भाग का एक जिला पड़ता है आपका उदयपुर जिला। साथियों शानदार चीज़ें मिलेंगी अपने चैनल पर। एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे प्रश्न अपने चैनल पर क्लियर होते हैं। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो बस जुड़े रहना है। अपने साथियों को क्लास को शेयर कर दो। एक बार जितने भी साथी जुड़ना है एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ। उदयपुर जिले में एक तो नागपानी की पहाड़ी पड़ती है और एक आपकी लीलागढ़ की पहाड़ी पड़ती है। ये दोनों पहाड़ियाँ आपके अरावली के दक्षिण में देखने को मिलेंगी। अब देख लीजिए आपके नागपानी और लीलागढ़ कौन से ऑप्शन में है? एक तो ए में है और एक सी में है। तो यानी कि विकल्प नंबर ए और सी कौन से में है? ए और सी आपके ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। अरे क्या होगा? ए होगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना उन सभी विद्यार्थियों का ये प्रश्न सही है। अगर इस प्रकार से आपने तैयारी की है ना तो आपके सिलेक्शन है ना वो पक्का। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको ईमानदारी से मन लगा कर के पढ़ाई करना है। जिस विद्यार्थी ने ठान लिया कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, इस भीड़ से अलग होना है और कंपटीशन क्लियर करना है ना, उसको कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए ना अच्छा मटेरियल, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो अपने चैनल से जुड़ करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? अरे प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। पूछा गया प्रश्न है, हूबहू छपेगा।
प्रश्न क्या है कि आपका जो बौराट का पठार है ना उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए बौराट के पठार की बात की जाए तो ये आपका बौराट का पठार, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पड़ता कहाँ है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो बौराट के पठार की बात करें तो आपका तो एक पड़ता है कुंभलगढ़, भाई क्या पड़ता है, अरे कुंभलगढ़ पड़ता है, और ये इधर पड़ता है आपका गोगुंदा, क्या पड़ता है, गोगुंदा। अब देखिए कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो क्षेत्र होता है उसको बौराट का पठार बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, बौराट का पठार बोलते हैं। और इसकी अगर ऊंचाई की बात कर ली जाए, किसकी, इसकी औसतम ऊंचाई की बात कर ली जाए तो इसकी औसतम ऊंचाई आपको 1225 मीटर देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी भाई, 1225 मीटर मिलेगी, यानी कि 1225 मीटर विकल्प नंबर डी में है। तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं ना उन सभी विद्यार्थियों का ये आंसर सही है। साथियों इस प्रकार से आपके प्रश्न है ना वो क्लियर किए जाते हैं। तो अच्छी लग रही हो ना क्लास तो एक लाइक जरूर कर दें भाई, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, और अच्छी सी अच्छे कंटेंट के साथ अपनी क्लासें मैं और अच्छे से लाने का प्रयास करूंगा। बस आपको जुड़े रहना है, दोस्तों को शेयर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न शानदार है, हर बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हो, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न है कि मावट वर्षा क्या है। देखिए सभी को याद होना चाहिए मावट वर्षा क्या होती है। देखिए आपकी जो शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन ऋतु होती है ना, शीतकालीन ऋतु, इस शीतकालीन ऋतु में ये वर्षा पड़ती है, यानी कि विकल्प नंबर सी तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो मावट है ना वो कौन से विक्षोभों से होती है। तो आपका जो एक भूमध्य सागर रहता है ना, कौन सा सागर, अरे भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर, ध्यान रखना है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, लिख लीजिए। भूमध्य सागर के जो मानसून होते हैं ना ये कि आपके राजस्थान में ना पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं भाई, कौन सी दिशा से, पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये वर्षा आपकी रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए उपयोगी रहती है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जो मावट वर्षा होती है ना वो कौन सी फसल के लिए उपयोगी रहती है, तो रबी की फसल के लिए रहती है। अब देख लीजिए आपके कितने प्रश्न क्लियर करा दिए, ठीक है ना। चलिए तो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा के लेवल के प्रश्न अपने चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति कब शुरू की गई थी। विकल्प नंबर ए 2018, 2021, 2010, 2023। देखिए राजस्थान सरकार ने अगर जलवायु नीति की बात करें तो 2023 में ये की गई थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी एक बार डी कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है भाई, और भी अपने साथियों को जोड़िए और इस प्रकार के प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई शानदार प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है इंपॉर्टेंट, लगा लो, प्रश्न को पढ़ो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट करके बताओ। देखो निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। साथियों कौन सा क्रम पूछा है, आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अरे कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यानी कि इसमें सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, एक तो सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके जो क्रम है वो पूछे गए। अब ये पूछ रहा है कि जो वार्षिक जो वर्षा है ना वो औसत है ना वो किस प्रकार से होती है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले होती है सबसे कम जोधपुर में होगी। कहाँ पर होगी भाई, जोधपुर में होगी। कहाँ होगी, जोधपुर में। उसके बाद होती है आपके राजसमंद में। कहाँ होगी भाई, राजसमंद में। फिर उसके बाद होती है आपके उदयपुर में। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, सबसे पहले आपका जोधपुर है, फिर आपका राजसमंद है, फिर आपका उदयपुर है, यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रह रहा है, राइट आंसर रह रहा है। साथियों इस प्रकार से आप प्रश्नों के राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से पहले आता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो अपना ये राजस्थान का मैप है भाई,
छोटा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ। और ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये अरब सागर से आते हैं भाई। कहाँ से आते हैं? अरब सागर से आते हैं। और राजस्थान में बात करें ना, तो ये राजस्थान में बात करें तो ये आपके उत्तर पूर्व से पहले आने को देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका भरतपुर जिला आ जाता है, अरवल आ जाता है, कुछ जयपुर का बाग आता है, कुछ सवाई माधोपुर का बाग आता है, कुछ करौली का बाग आता है। तो इसमें से आपके ये दक्षिण पश्चिम मानसून है वो देखने को मिलते हैं। तो विकल्प में देख लीजिए कि आपका नागौर जोधपुर में नहीं आएगा, पाली चूरू में नहीं आएगा और गंगानगर हनुमान में नहीं आएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये सवाई माधोपुर और करौली से देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, जिसको अपन पिंडिया कहते हैं, वो किसके अंकुरों के साथ पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है आपके जौ के अंकुरों। किसके साथ? जौ के साथ पूजा जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि जो गणगौर पर्व है ना, अरे गणगौर का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलिए कमेंट करके जरूर बताना साथियों आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। शानदार प्रश्न है आपकी इस वीडियो में। चलिए, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? देखिए 4 त्योहार आपके सामने दे रखे हैं, गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। देखिए तो अपन सबसे पहले इन चारों त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो गोगा नवमी है ना, ये आपके भादवे के महीने में मनाई जाती है भाई। कौन से महीने में? भादवे के महीने में। वो भी कब? कृष्ण पक्ष की नवमी को, ठीक है ना। अनंत चतुर्दशी भी आपके भादवे की चतुर्दशी को मनाई जाती है। उसके बाद आंवला नवमी की बात करें तो ये आपके कार्तिक के महीने में, कब? कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और शरद पूर्णिमा आपकी आश्विन जो माह आता है ना, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अब देख लीजिए विकल्प में क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है कि भाद्रपद महीने में 2 ही आपके त्योहार हैं, एक तो गोगा नवमी है और एक अनंत चतुर्दशी, यानी कि ए और बी। अब देख लीजिए ए और बी, तो ये तो आपके भादवे के महीने में मनाए जाते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि नहीं मनाए जाते, तो सी और डी यानी कि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा है, ये भादवे के महीने में नहीं मनाए जाते। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, उल्लू खां, मल्लू खां और गुड़ले खां। देखिए गुड़ला के त्योहार की बात करें तो आपका जो राव सातल आता है उसकी स्मृति में मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि कजली तीज है उसका त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? देखिए कजली तीज के त्योहार की बात करें तो ये बूंदी में मनाया जाता है और ये आपके भादवे महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सी? कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसको अपन बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। किससे? बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अच्छी लग रही हो क्लास तो अपने दोस्तों को क्या कर देंगे भाई? शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें भाई। बहुत शानदार और उपयोगी कंटेंट आपको अपने चैनल पर देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये आपके पशुपालन से संबंधित देखने को मिल रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल दिया है, भागना नहीं है साथियों। इस प्रकार के प्रश्नों को देख के मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न अब परीक्षा में आने वाले हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर का चयन करना है। ए, बी, सी 3 कथन आपके सामने दे रखे हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की राष्ट्रीय औसत अधिक है, बिल्कुल सही है भाई। तो यानी कि ए विकल्प तो सही है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ 1970 से हुआ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और राजस्थान डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प यानी कि कथन ए, बी, सी तीनों ही सही है, तो सभी सही हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं।
एक तरफ आपके पशुधन दे रखे हैं और एक तरफ आपकी क्या दे रखी हैं भाई, नस्लें दे रखी हैं। अब आपके यहाँ पूछा है कि आपकी जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है। देखिए भेड़ की नस्ल आती है आपकी नाली, कौन सी आती है, नाली। उसके बाद गौवंश की बात करें तो ये आएगी आपकी सांचौरी, ठीक है ना। तो ए में 2 और बी में 4। उसके बाद अपन भैंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, भैंस की बात करेंगे तो भैंस की नस्ल होती है आपकी सूरती और बकरी की नस्ल होती है आपकी बारबरी। अब अपन यहाँ पे देख लेंगे भाई कि ए में कौन सा है भाई, ए में 2 है, कौन सा है 2, और बी में कौन सा है, बी में 4 है। अब अपन यहाँ पे देख लेंगे कि ए में 2 और बी में 4 कौन कौन से में है। तो ए में 2 बी में 4, विकल्प नंबर बी और सी में है, तो ए और दे तो ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो सी में कौन सा है भाई, सी में 1 है और डी में कौन सा है, 3 है। तो सी में 1 डी में 3 का मतलब है 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका से होगा भाई, कौन सा होगा, से होगा। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा साथियों। इस प्रकार से आप ऑप्शनों को चॉइस करके राइट आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि एक तो नस्ल है आपकी खोरी, कौन सी है, खेरी, और एक नस्ल है आपकी लोही। अब बताओ ये दोनों नस्लें हैं वो किससे संबंधित रखती हैं, ठीक है ना। चलिए तो खेरी नस्ल और लोही नस्ल की अगर अपन बात करें तो खेरी नस्ल आती है आपकी किसकी, अरे खेरी नस्ल किसकी है, ये है आपकी भेड़ की। और लोही किसकी है भाई, नहीं खेरी तो आपकी आएगी बकरी की, किसकी, बकरी की, और लोही किसकी आएगी आपकी, भेड़ की आएगी। तो यानी कि विकल्प नंबर जो डी है ना, कौन सा, डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है, गिर, जमुनापुरी, मेवाती, थारपारकर। बताओ भाई, गौवंश की नस्ल पूछा है तो जमुनापुरी आपकी गौवंश की नस्ल न होकर के बकरी की नस्ल होती है भाई, किसकी रहती है, बकरी की। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न शानदार है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के दक्षिण पूर्व जिलों के किस वर्ष आरंभ किया गया था। बताओ भाई, तो ये किया गया था आपके 1990 से 91 में। कब किया गया था, 1990 से 91 में किया गया था। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, एक बार जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं भाई, क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और कमेंट करके बताएं। देखिए फिर कथन वाला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दी गई कूटों का सही उत्तर में चयन करना। देखिए लोही किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, यानी कि ए। दूसरा है कि गुड़ा भैंस की नस्ल है क्या, और तीसरा है कि जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। अब बताइए कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। देखिए यहाँ पर अपन देखें कि आपका जो लोही बकरी की नस्ल है बिल्कुल सही है, ए सही है, बी भैंस गुड़ा भैंस बिल्कुल गलत है, और जैसलमेरी ऊँट की नस्ल सही है। तो ए और सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है कि 19वीं जो पशुधन गणना है ना कब हुई थी, 2012 में, और 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी भाई, 2019 में हुई थी। उसमें से राजस्थान के जो पशुधन है ना उसकी कुल संख्या का कितना परिवर्तन आया था, तो ये परिवर्तन आया था आपका 1.66% की कमी आई थी भाई। क्या आई थी, कमी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो अपने राजस्थान जीके से संबंधित है भाई कि जब ऊंदरी गांव के भील सरदार है ना वो अपने अंगूठे के रक्त को किस वंश का राज तिलक करते हैं, सिसोदिया, राठौर, प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा कि आपको जो एक वंश होता है मेवाड़ वंश, कौन सा वंश, मेवाड़ वंश में जो ऊंदरी गाँव का जो भील सरदार है ना वो अपने अंगूठे के रक्त से उनका राज तिलक करते थे। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि इनमें मेवाड़ ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया। शानदार प्रश्न है। शीलादित्य, गुहादित्य, नागादित्य, बप्पा रावल। आप सभी को याद होना चाहिए कि आपका जो बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल
बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ बनाया था भाई? कैलाशपुरी उदयपुर में बनाया गया था। आपके जो बप्पा रावल है ना, वो हारित ऋषि के कौन हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। और ये हारित ऋषि की क्या चराया करते थे भाई? गायें चराया करते थे। इस बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न शानदार है। कर्नल जेम्स टॉड ने के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? देखिए, बप्पा रावल के मूल नाम की बात करें तो एक तो मिलेगा आपको कालभोज और एक मिलेगा आपको मालभोज। ये कालभोज और मालभोज दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो विकल्प नंबर ए और बे यानी कि सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके साइंस से संबंधित देखने को मिल रहा है साथियों। प्रश्न क्या है कि अवायवीय जीवाणु जंतु अवशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये तो परिवर्तन ए बिल्कुल सही है भाई। आपके जो आवासीय जीवाणु जंतु हैं ना, कौन से? आवासीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन करते हैं और बायोगैस उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही है। बी वाला परिवर्तन देखते हैं कि बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है क्या? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही हैं, यानी कि दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, साइंस से प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मैंने बताया था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एक भौतिक परिवर्तन की बात करें तो बर्फ का जो पिघलना होता है ना, क्या? बर्फ का पिघलना इस ऑप्शनों के अनुसार भौतिक परिवर्तन है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? देखिए, बहुलक की बात करें तो ग्लिप्टल, डेक्रोन और मेलेकॉइन ये सभी आपके क्या होते हैं भाई? बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं है। तो नियोप्रीन है ना, ये आपके बहुलक की श्रेणी में नहीं आता। विकल्प नंबर बी ए, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं भी क्लास कैसी लग रही है ना। कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? देखिए, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो रक्त कैल्शियम स्तर को कम करती है? तो वो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है भाई? थायराइड ग्रंथि होती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका आता है कि कौन सी ग्रंथि है जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करने की बात आ जाए तो एक हड्डी आती है आपकी, कौन सी? अरे एक हड्डी आती है आपकी पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी हड्डी आती है जो कि आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को विकास को नियंत्रित करती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी का ये क्वेश्चन राइट है। अगला प्रश्न देखो, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दों का कार्य करती है। किसका? गुर्दों का कार्य करती है। विकल्प नंबर ए आपका अग्नाशय है, बी आपका अधिवृक्क है, सी पिट्यूटरी है और डी हाइपोथैलेमस है। तो देखिए, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो गुर्दों को विनियमित करने का कार्य करती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि जो पिट्यूटरी, क्या? पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पेनियल, ये कौन सी ग्रंथियां हैं? ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां साथियों। कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आपका जो सिंगोली का युद्ध है ना, वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? देखिए, सिंगोली का युद्ध की बात करें तो सिंगोली कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती है भाई? बांसवाड़ा में पड़ती है। और ये युद्ध आपके राणा हम्बीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य लड़ा गया था। राणा हम्बीर और मोहम्मद बिन तुगलक। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा था? देखिए, ऐसा कौन सा शासक था मेवाड़ राजवंश में जिसने कहा था कि ये प्रबल हिंदू राजा है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो वो थे आपके राणा हम्बीर। कौन थे भाई?
राणा हमवीर को कर्नल जेम्स टोड ने यह उपाधि दी थी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। मैंने कहा था कि आज की क्लास में 30 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और प्रश्न वो हैं जो कि परीक्षा के लेवल के हैं, पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि निम्न युद्ध राजस्थान के इतिहास की सीमा का चिन्ह है। बताओ, कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा युद्ध है, वो कब लड़ा गया था, फिर उसका क्रम बताना है तिथियों के अनुसार। किसके अनुसार, उनकी सन के अनुसार। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं खानवा के युद्ध की। किसकी, खानवा के युद्ध की बात करें तो आपका खानवा का युद्ध है ना, वो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। आपको अगर इनकी डेट याद होंगी तो आप जमा सकते हो। 17 मार्च 1527 को ये लड़ा गया था, ठीक है ना। बटनेर के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था आपके 1398 में, ठीक है। अब सुमेलगिरी के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था आपके 1544 में, ठीक है ना। किस किस के मध्य अगर ये पूछ लिया जाए तो ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, मालदेव और शेरशाह सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये आपके सभी को पता होना चाहिए भाई, 18 जून 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। खानवा के युद्ध की बात सभी को याद ही है भाई, किसके, राणा सांगा, कौन, अरे राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। अब आप यहाँ पर क्रम जमा लीजिए। क्या जमा लीजिए भाई, क्रम जमा लीजिए। सबसे पहले तो 1398 में आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा बटनेर का युद्ध, विकल्प नंबर 2 सबसे पहले आएगा। अब देख लीजिए 2 कौन से में है, किस में है, 2 आपके बी में है, तो बी ही इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है भाई, राइट आंसर रहने वाला है। साथियों इस प्रकार से आप प्रश्नों के राइट आंसर है वो कर सकते हैं। तो ये तो थी साथियों आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लास्ट में ये कमेंट करके बताएं कि भाई 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये कमेंट करके बताएं कि भाई कैसी रही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।